लेक्चर 3 फ्रिक्शन का आज हम लोग बात करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेनली उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा आज का लेक्चर, और एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कैसे फ्रिक्शन को मेजर किया जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज का शॉर्ट लेक्चर है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसका ब्रीफ मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में दिया है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था राइट कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, ये राइट साइड वाली फिगर में देखिए आप, तो उनके बीच कुछ कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट होते हैं। जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसको नॉर्मल बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें दिखाया मैंने उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। दोनों पे लगता है, इस पे भी लगेगा इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस नॉर्मल और इस फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसको कांटेक्ट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो जहां पर हम लोग आर या सी को बोलते थे एन प्लस एफ आर, ठीक है। अब नॉर्मल और कांटेक्ट रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका मैंने आपको एक पिछले बार भी बताया था। तो इसकी डेफिनेशन यही होती है, इट इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट विद द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। जो आपकी रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच के एंगल जो थीटा बनता है, इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि क्यों इसे ही बोलते हैं, क्यों फ्रिक्शन और रिजल्टेंट के बीच को एंगल क्यों नहीं बोलते। तो इसका लॉजिक यही है। तो इस फिगर में आप देखिए, ये वर्टिकल वाला जो वेक्टर है दैट इज नॉर्मल वेक्टर, और जो हॉरिजॉन्टल में ब्लू कंपोनेंट दिख रहा है फ्रिक्शन है वो, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट ये ब्लू कलर से मैंने आर दिखाया है। अब सपोज करिए फ्रिक्शन वाले कंपोनेंट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, नॉर्मल को वही रखता हूँ, तो इसको मैंने डॉट डॉट से एक्सटेंड कर दिया है। तो ये वाला जो कंपोनेंट नया बना दैट इज Fr2, यहां से लेके आगे तक का, ठीक है, यहां से लेके यहां तक वाला जो कंपोनेंट है दैट इज Fr2। अब ऑब्वियसली इसमें नॉर्मल को जोड़ेंगे आप, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, और ये Fr2 इसका वेक्टर सम, ये R2 आ जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं R2 बड़ा हो गया R से, है ना, R2 बड़ा हो गया R से। तो फ्रिक्शन कंपोनेंट बढ़ाने से R2 जब बढ़ जा रहा है तो देखिए आप थीटा भी बढ़ जा रहा है। पहले ये थीटा यहाँ तक था, अब ये थीटा आगे बढ़ गया। तो देखा गया कि फ्रिक्शन कंपोनेंट बढ़ाने से कौन सा एंगल जो बढ़ रहा है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। वहीं पर ये वाला एंगल घट जाएगा, इसलिए इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोला गया। पहले ये वाला एंगल था, अब ये वाला एंगल रह जाएगा, तो ये कम हो जाएगा एंगल, है ना। तो इसीलिए इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला गया कि जो एंगल फ्रिक्शन बढ़ाने से बढ़ रहा था, तो वो कौन सा एंगल है, नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। तो इसीलिए मैंने लिखा हायर द फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर, हायर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग एफ आर थीटा इंक्रीजेस, hence theta between end and r को c भी बोल सकते हैं, is taken as एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेते हैं, ना कि इस वाले एंगल को, फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच के एंगल को, फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स के बीच के एंगल को। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। tan थीटा हम लोग लिखेंगे अगर इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म्स में, तो tan थीटा आएगा फ्रिक्शन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कंपोनेंट। अब फ्रिक्शन कंपोनेंट आपको, जैसा मैंने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ाया, कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है या फिर काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन है तो उसको डिफाइन कर सकते हैं म्यू टाइम्स एन, ठीक है। तो इफ इट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ आर की वैल्यू म्यू एन हो जाएगी। म्यू ऑब्वियसली लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का अलग होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का अलग होगा, ठीक है।
सो tan थीटा आपका हो जाएगा म्यू एन अपॉन एन, ठीक है, म्यू एन अपॉन एन। तो म्यू एन एफ आर की जगह म्यू एन डाल दिया, नॉर्मल एज इट इज रह गया, तो tan थीटा आपका म्यू आ गया सिंपली। इसका मतलब थीटा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज tan इनवर्स म्यू। थीटा आपका अगेन एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस हैं, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की दो वैल्यूज होंगी, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए अलग होगा और डायनेमिक फ्रिक्शन के लिए अलग होगा, क्योंकि म्यू की दोनों के लिए अलग वैल्यू होती है। तो वही केस कर लेते हैं पहला, फॉर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, फॉर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा डिफाइन हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी, जब काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, तो म्यू क्या हो जाता है आपका, म्यू के हो जाता है। तब थीटा क्या होगा, तब थीटा होगा tan इनवर्स म्यू के, वेयर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, tan इनवर्स म्यू के हो जाएगा आपका थीटा। तो डिपेंड करता है कौन सा केस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा। सो आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है, तो इस थीटा की वैल्यू इस थीटा से ज़्यादा आएगी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन सिंस mu s is greater than mu k, therefore angle of friction for limiting friction is greater than angle of friction for kinetic friction, ठीक है। ये आप कहने में कोई हर्ज नहीं है। ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू आप 90 तक ही ले रहे हैं, ठीक है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब बड़ा सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा क्विकली बता दिया है। अब एक अलग टर्म आता है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये नया टर्म है, क्या होता है ये। तो कुछ फिगर आप यूं देख रहे हैं राइट साइड में, उसको जंप करने से पहले सपोज करिए पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ था कुछ यूं, ठीक है। तो जब ऐसे ही रखा था तो ब्लॉक में कोई मूवमेंट नहीं होगा। फिर क्या किया आपने, एक्सपेरिमेंट के तहत इस एंगल को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, इस सरफेस को, फिर इस पे ब्लॉक रख दिया। अब देखा अभी भी ब्लॉक में कोई मूवमेंट नहीं था, फिर आपने एक और रखा, अभी भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। फिर एक जैसा एंगल आया, थोड़ा सा और इसको इंक्लाइन कर दिया, तो देखा कि ब्लॉक अब जस्ट अबाउट टू मूव होने लगा, स्लिप वाले कंडीशन में जस्ट आ गया, और इससे जैसे ही बढ़ाया तो ब्लॉक आपका तुरंत स्लाइड करने लगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये अबाउट टू मूव वाला कंडीशन है। तो जो कंडीशन अबाउट टू मूव वाली होती है, जस्ट मोशन स्टार्ट करता है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट होता है, उस वाले इंक्लाइन एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी मोमेंट पे अगर आप इसकी एफबीडी बनाएंगे, जैसा कि ये पर्टिकुलर केस मैंने लिया है, किसी भी एंगल अल्फा के लिए, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है,
तो आप किसी भी एंगल अल्फा पे अगर इसकी FBD बनाएंगे ब्लॉक की, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे। नीचे की तरफ mg लगेगा, तो आप ऑब्वियसली जानते हैं ये mg कॉस अल्फा हो जाएगा और इस तरफ वाला mg साइन अल्फा। ठीक है, ऊपर आपका नॉर्मल रख रहा होगा, ऊपर की तरफ ये इंक्लाइन के अपवर्ड्स फ्रिक्शन आएगा। तो लाजमी सी बात है कि ब्लॉक स्लाइड करना तब शुरू करेगा जब mg साइन अल्फा आपका फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अबाउट टू मूव वाली कंडीशन के लिए mg साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू fr। तो जैसे जैसे आप अल्फा बढ़ाते जाएंगे mg साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइन अल्फा आपका बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे mg साइन अल्फा जस्ट बराबर होगा fr के। ठीक है, तो वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन एट विच ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। अब इसी में लिखिए, एज वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जैसे जैसे हमने अल्फा बढ़ाया mg साइन अल्फा इंक्रीजेस, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसी में लिखिए, जब mg साइन अल्फा इज इक्वल टू fr मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगी mg साइन अल्फा की, ब्लॉक विल बी अबाउट टू मूव, है ना, तब ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में आएगा और उसी अल्फा को हम लोग बोलेंगे दैट अल्फा विल बी एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, आप अल्फा को धीरे धीरे जीरो से बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ यूं। तो एक पर्टिकुलर अल्फा पे ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने की कंडीशन में आएगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो अब जो ये FBD बनाई है उसकी मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप लिख सकते हैं n इक्वल टू mg कॉस ऑफ अल्फा। रेड से नहीं लिखते हैं इसे, लेट्स ट्राई इट विथ ब्लैक। n इक्वल टू mg कॉस ऑफ अल्फा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, किसको बराबर करेगा ये अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में, mg साइन अल्फा को। ठीक है, अब fr बाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg साइन अल्फा अपॉन mg कॉस अल्फा। तो ये कितना हो गया, tan अल्फा। ठीक है, fr बाई एन की वैल्यू tan अल्फा आ गई, जहां पर अल्फा आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा। अब लेफ्ट साइड में देखिए, जब एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन ये है कि ब्लॉक अबाउट टू मूव है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, फ्रिक्शन Fr जो होगा वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा, लिमिटिंग वैल्यू। तो यही लिखा है, फॉर हटा दीजिए, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू म्यूएस हो जाएगी। ठीक है, और Fr को आप लिख दीजिए, Fr की वैल्यू हो जाएगी म्यूएस टाइम्स n। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, अगर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इसको। ठीक है, तो आपका आएगा म्यूएस टाइम्स n अपॉन n इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा म्यूएस इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक, ये इक्वेशन यहाँ भी बन गई, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू भी म्यूएस के बराबर आ गई। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू की वैल्यू म्यूएस और tan अल्फा की वैल्यू म्यूएस आ गई। ठीक है, ये रिलेशन बन गया। तो एंगल ऑफ रिपोज होता है tan इनवर्स टाइम म्यूएस। ये है आपका फाइनल इक्वेशन, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन। ध्यान रखिए यहाँ पर म्यू के नहीं होगा, म्यूएस होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन
जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला केस होता है तो वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा एंड दैट शुड बी म्यू एस नॉट म्यू के। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में दोनों चीजें थी, दोनों के लिए डिफाइन था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी डिफाइन था और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज शुड ओनली बी डिफाइंड फॉर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, वही लेता है, म्यू के नहीं आता पिक्चर में। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ म्यू के दिया है और आपसे एंगल ऑफ रिपोज निकलवा रहा है तो आप मान लेंगे कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस के बराबर है। ठीक है, इफ ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन इन क्वेश्चन वी एज्यूम म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के। ठीक है, तो वहां पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि म्यू एस की वैल्यू म्यू के है और tan अल्फा की वैल्यू फिर म्यू के ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा को tan इनवर्स म्यू के बोल देंगे, तब जब क्वेश्चन में म्यू एस की वैल्यू नहीं दिया है। अगर तो दिया है तो आप म्यू एस ही लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप पहले यहां पे लिख लीजिए, एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड्स ऑन म्यू एस एंड नॉट म्यू के। ठीक है, ये आपका स्टार पॉइंट है। अब अगर क्वेश्चन में म्यू एस नहीं दिया है, म्यू के दिया है, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि म्यू एस की वैल्यू म्यू के बराबर है और उसी से कैलकुलेट कर लेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो हमने सीखा दो चीजें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए tan इनवर्स म्यू एस था और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए tan इनवर्स म्यू के था। फिर आता है एंगल ऑफ रिपोज जो कि सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए डिफाइन था, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, ये दोनों चीजें अपनी डिफाइन हो गई। अब बात आती है कि फ्रिक्शन को मेजर कैसे करते हैं। फ्रिक्शन को मेजर कैसे करते हैं, तो फ्रिक्शन को मेजर करने का यही तरीका है जो हमने अभी इसमें एंगल ऑफ रिपोज में पढ़ा कि सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा मास को, फिर धीरे 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 इसका इंक्लिनेशन जो है आप बढ़ाते चले गए कुछ यूं यूं, आप पाए कि एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे जाके ये मास अबाउट टू स्लाइड हो गया। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंक्लिनेशन थीटा block will be about to move। ठीक है, और इस केस में इन दैट केस फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा जब अबाउट टू स्लाइड होगा ये, तो वहीं से हम लोग मेजर कर लेंगे म्यू एस। ये म्यू एस मेजरमेंट है, म्यू एस मेजरमेंट। म्यू एस को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली म्यू एस कब लगता है, जब ब्लॉक स्टैटिक हो, अबाउट टू मूव हो। ठीक है, तो अभी ब्लॉक चला नहीं है बट अबाउट टू चलने वाले कंडीशन में है, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा और जो म्यू एस लग रहा होगा फ्रिक्शन आपका यूं लग रहा होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन। एन आपका ऐसे, ये आपका एम जी कॉस अल्फा लगेगा, कॉस थीटा सॉरी, और ये आपका एम जी साइन थीटा लगेगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस आप लिखेंगे कैसे, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन, और दूसरी इक्वेशन होगी एन इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, एन की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एम जी साइन थीटा हो जाएगा आपका म्यू एस टाइम्स एम जी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ से रिलेशन मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, तो यहाँ से भी आप यही पाएंगे, सॉरी आपको म्यू एस मेजर करना है ना कि थीटा मेजर करना है, तो आप यहीं पे tan निकाल के रुक जाएंगे। जिस पर्टिकुलर एंगल पे आपका ब्लॉक अबाउट टू स्लाइड होगा उसका tan ले लेंगे एंड दैट शुड गिव यू म्यू एस। ठीक है, यहां से आप म्यू एस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि म्यू के कैसे कैलकुलेट करें।
म्यू एस, अब आती है म्यू के। तो मैंने बताया म्यू के तब होता है जब काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो जब ब्लॉक एक्चुअली चल रहा हो, ठीक है, ब्लॉक एक्चुअली चल रहा हो, तो इसके लिए आपको चाहिए ब्लॉक का एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब किसी पर्टिकुलर, सपोज करिए थीटा प्राइम पे है और ब्लॉक एक्सीलरेशन ए से चल रहा है, ठीक है। म्यू के कब लग रहा होगा, जब एक्चुअल में मोशन हो रहा होगा, ठीक है, मोशन हो रहा होगा। तो इसकी एफबीडी भी बना लीजिए, ये mg हो गया, दिस विल बी mg cos थीटा प्राइम, ये हो जाएगा mg sin थीटा प्राइम, ठीक है। ऊपर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा एफ आर के, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये लग रहा था एफ आर एस या एफ आर मैक्स बोलिए, ठीक है, और इधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए आ जाएगा। तो क्या इक्वेशंस बनेंगी इसकी, ये मास इसका m दिया है, तो सबसे पहली बनेगी n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्राइम, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी एम जी साइन थीटा प्राइम माइनस एफ आर के कितना होगा, व्हाट विल बी एफ आर के, एफ आर के होगा म्यू के टाइम्स एन माइनस म्यू के टाइम्स एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है मेरा, मास इज मास ए एंड ए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगेन आपको क्या करना है, एन को सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें, तो एम जी साइन थीटा प्राइम माइनस म्यू के टाइम्स एम जी कॉस थीटा प्राइम इज इक्वल टू एम ए, एम चारों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और म्यू के को इधर लेके आइए, तो म्यू के आपका होगा जी साइन थीटा प्राइम माइनस ए अपॉन जी कॉस थीटा प्राइम, ये आपका म्यू के का आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप म्यू के मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यू एस आपको निकालना आसान था, दैट वाज सिंपली tan थीटा एस। यहाँ पर ये आ जाएगा म्यू के की वैल्यू, और इसको खोलेंगे तो हो जाएगा tan थीटा प्राइम माइनस ए अपॉन जी कॉस थीटा प्राइम, ठीक है। जिस एंगल थीटा पे ये किसी एक्सीलरेशन ए से चल रहा है, ठीक है, ओके। ये चीज आप मेंशन कर लीजिए। एट एंगल थीटा प्राइम एक्सेलरेशन ऑफ m इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था म्यू एस और म्यू के मेजर करने का। म्यू एस मेजर करना आसान है, जब ब्लॉक अबाउट टू स्लाइड वाले में आप थीटा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, वो वाला थीटा ले लेना है, जब वो अबाउट टू स्लाइड वाला कंडीशन आएगा उसका 10 ले लेंगे, दैट इज म्यू एस। म्यू के निकालने में थोड़ा सा खेल है, आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए ब्लॉक का, ठीक है, एक्सेलरेशन पता होना है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो आप इस फॉर्मूले से उसका म्यू के निकाल सकते हैं, ओके। अब ये हेडिंग डालिए आप, आज का लास्ट टॉपिक है कि किसी एंगल पे कितना फोर्स लगाएं ब्लॉक पे जिसका मास m है, फाई एंगल पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी टू गेट इट मूव, है ना, मूव करने के लिए उसे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, गिवन दैट कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस दिया हुआ है, ठीक है। ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे m मास का ब्लॉक रखा है, आपको बताना है फाई एंगल पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं तो कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए ताकि ये ब्लॉक अपना मोशन स्टार्ट कर सके। तो इसकी एफबीडी बना लीजिए सबसे पहले। तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, क्योंकि इसको आगे की मूव करने की टेंडेंसी है
तो सबसे पहले जो आप F लगा रहे हैं उसी को कंपोनेंट कर लीजिए। जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट होगा दैट इज F cos phi, और जो हॉरिजॉन्टल होगा दैट शुड बी F sin phi। ठीक है, और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हमको लिखना है, मूव करने का ब्लॉक का। तो जब ब्लॉक व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, ठीक है, व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, F हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ठीक है, और फॉर द ब्लॉक टू मूव, इसको मोशन स्टार्ट करने के लिए F हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैक्स होगा, शुड बी ग्रेटर देन FR मैक्स, है ना। जब FR मैक्स के बराबर होगा देन अबाउट टू मूव होगा, जब FR मैक्स से बड़ा होगा तो ब्लॉक शुड मूव। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा कि कब मूव करेगा, तो आपको ये वाली कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो F हॉरिजॉन्टल क्या है, F sin phi, दिस शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्स। अब इसकी नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें, इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या होगी, देखो नीचे की तरफ F cos phi लग रहा है और mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ n लग रहा है, तो हो जाएगा n शुड बी इक्वल टू mg प्लस F cos phi। ठीक है, और FR की वैल्यू आप जानते हैं, FR मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, μs टाइम्स n, तो ये हो जाएगा μs टाइम्स n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए mg प्लस F cos phi। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशंस आपको लिखनी है x और y की, और आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि मोशन स्टार्ट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये FR मैक्स। तो बस मैं अब इसमें ये वैल्यू डाल देता हूं, तो मैं लिखूंगा F sin phi शुड बी ग्रेटर देन μs टाइम्स mg प्लस F cos phi। आपको F की वैल्यू निकालनी है तो F वाला एक तरफ कर लीजिए, F sin phi प्लस, सॉरी इट शुड बी माइनस μs टाइम्स F cos phi शुड बी ग्रेटर देन μs mg। ठीक है, F को मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा sin phi माइनस μs cos phi शुड बी ग्रेटर देन μs mg। तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा F की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन μs mg अपॉन sin phi माइनस μs cos phi। अब इसको आप cos phi से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा μs mg sec phi अपॉन tan phi माइनस μs। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, F शुड बी ग्रेटर देन इतना। अब अगर ध्यान दीजिए, इसमें अगर tan phi की वैल्यू μs से कम हो गई तो ये टर्म निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आने का मतलब ये है कि आप कितना भी F लगा लें ये मूव नहीं करेगा। जब phi की वैल्यू, ठीक है, इस वाले टर्म की वैल्यू, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाएगी, आप वर्टिकल से एंगल फाई ले रहे हैं तो आप खुद इमेजिन करके देखिए, अगर वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, आप थोड़ा सा टिल्ट करके फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी सी टेंडेंसी होगी, लेकिन फिर भी
बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा या तब भी मूव नहीं करेगा। अब जब तक उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे वर्टिकल से टिल्ट नहीं करेंगे तब तक वो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल कितना ही फोर्स लगा लें आप। तो वही इस चीज़ से पता चल रही इक्वेशन से, और वही आपको लिख भी लेना चाहिए। इफ tan phi is less than mu s or phi is less than tan inverse mu s। tan inverse mu s क्या होता था? What is tan inverse mu s? एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। इस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही है क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन का कोई मतलब नहीं है। सो इफ phi is less than एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर phi एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है देन ब्लॉक विल नॉट मूव whatever the value of f। ठीक है, whatever be the value of f। ठीक है, f की कितनी भी वैल्यू हो जाएगी ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि ये टर्म नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इस पूरे टेक अवे की सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ यही है कि आपको बस ये ध्यान देना है कि ये जो एंगल ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का फाई, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। जब तक ये सपोज करिए ये वाली वैल्यू तक रहेगा तब तक ये मूव ही नहीं करेगा। जब इसके बियॉन्ड जाएगा तब ये मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, डज नॉट मूव। ठीक है, तो कुछ इसका कॉन्सेप्ट यही है कि वर्टिकल से एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा टिल्ट होना चाहिए ये फोर्स ब्लॉक पे लगने के लिए, तब ये ब्लॉक को मूव कर पाएगा, नहीं तो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये था आज का लेक्चर पूरा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे का लेक्चर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।